हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में। अगर आप निफ्टी बैंक के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी बैंक के जो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स आते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आप पूरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि बैंक्स भी हों, एनबीएफसीज भी हों, इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनी, कुछ कार्ड कंपनी, ये सभी इसमें हो, तो आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो सीरीज है जिसमें कि हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं इसके बारे में अगर बात करें, तो इस सीरीज में मैं चाहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है, जैसे कि कुछ बेंचमार्क इंडेक्स हो गए, उसके अगर आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या सेक्टर के जो इंडेक्स हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा कमोडिटी के जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके अलावा कुछ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कॉर्पोरेट एफडी, इन सभी पे मैं वीडियो लेकर के आऊं और उसमें जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग जो बेटर ऑप्शंस है उनके बारे में हम डिस्कस करें। तो इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको कि मैंने पुराने कुछ वीडियोस में कवर किया है। और आने वाले टाइम में जिन टॉपिक्स पे वीडियो कवर नहीं किए गए हैं उसको हम कवर करेंगे, जैसे कि आज हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो बाकी बचे हुए सेक्टर और बेंचमार्क इंडेक्स हैं या दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं उसको भी कवर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और प्रोडक्ट भी इंक्लूड किया जाए जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूं और आपको अवेलेबल ऑप्शंस बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके आपके साथ शेयर करूंगा। और अब अगर हम वापस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स पे आए कि भाई ये क्या होता है, तो इसको डिजाइन किया गया था ताकि जो ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उसकी जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस है उसको ये रिफ्लेक्ट कर पाए। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है कि जिसमें बैंक्स इंक्लूडेड हों, एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इस तरह के एनबीएफसीज इंक्लूडेड हों। फिर हाउसिंग फाइनेंस जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड ये इंक्लूडेड हो, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हों जैसे कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, और जो दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जैसे कि इसमें एसबीआई कार्ड आप बोल सकते हैं जो कि कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी है, क्योंकि अदरवाइज जो एक पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी बैंक का उसमें सिर्फ 12 बैंक इंक्लूड किए जाते हैं, बट इसमें 20 कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं इस इंडेक्स में, जिसमें कि आपको जो बड़े बड़े बैंक है वो सभी दिखाई देंगे। जैसे कि आपको एचडीएफसी बैंक यहाँ पे दिखेगा, उसके अलावा आपको आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, और लेकिन इनके अलावा क्योंकि निफ्टी बैंक इंडेक्स में जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नहीं होते, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर वहां आपको नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पे दिखेगा, एचडीएफसी लिमिटेड आपको यहाँ पे दिखेगा जो कि वहां पे नहीं दिखेगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी होंगी, कुछ कार्ड कंपनीज होंगी, कुछ गोल्ड लोन कंपनीज होंगी। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट जो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है उसका एक्सपोजर दे देता है। और अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो कुछ कंपनीज ने इसमें अच्छी रिटर्न दी है, जैसे चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। लेकिन वहीं पे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने काफी खराब रिटर्न दी है, खासकर एचडीएफसी, एएमसी, मुथूट फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ शेयर हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चले हैं। और अब अगर बात की जाए इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी की कि इसमें कंपनीज कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, तो सबसे पहले अगर इसकी रीबैलेंसिंग की बात की जाए तो जो दूसरे इंडेक्स होते हैं उसी की तरह इसको भी सेमी एनुअल बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि हर जनवरी 31 और जुलाई 31 का डेटा लिया जाता है और उसमें 6 महीने का जो प्रीवियस 6 मंथ्स का डेटा होता है उसको उसके बेसिस पे इस इंडेक्स में अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं तो वो किए जाते हैं। और जो भी चेंजेस होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने से पहले 4 वीक का नोटिस दिया जाता है। तो इसमें कंपनीज कैसे शामिल होती हैं, तो जो निफ्टी 500 यानी कि टॉप 500 कंपनीज होती हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसमें से जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जैसे कि अगेन बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, उन कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है।
और इसमें से जो टॉप 20 कंपनीज होती हैं वो इस इंडेक्स में आती हैं। और जो जो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से अगर प्रमोटर का हिस्सा हटा दें तो उसके बेसिस पे इसमें वेटेज दी जाती है। तो आज की डेट में अगर वेटेज की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के पास सबसे ज्यादा वेटेज है 23% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक के पास 19%, एचडीएफसी के पास 15%। तो अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो आपके 23 रुपए एचडीएफसी बैंक में, 19 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में, 15 रुपए एचडीएफसी लिमिटेड में लगेंगे। उसके अलावा फिर आपको कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस वगैरह दिखेंगी टॉप वेटेज के साथ। तो ऐसी 20 कंपनीज हैं, लेकिन ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं इनके पास मैक्सिमम वेटेज है। इसके अलावा इसमें से उन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में होती हैं। हालांकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी कंपनीज भी आपको दिखे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ना हो, बट उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि एलआईसी जो कि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में नहीं है, तो उसको शायद प्रेफरेंस ना दी जाए, उसकी बजाय एचडीएफसी लाइफ या जो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उसको प्रेफरेंस दी जाए। और इसमें कोई भी अगर नई कंपनी इंक्लूड करनी होती है कि इन 20 को कोई रिप्लेस करेगी तो तभी इंक्लूड की जाती है जबकि वो जो इसमें सबसे कम जिस शेयर की वेटेज है यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका सबसे कम है, उससे कम से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, तभी उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जैसे दूसरे इंडेक्स में ये कंडीशन होती है कि जो इसमें टॉप का स्टॉक है उसकी मैक्सिमम 33% वेटेज होनी चाहिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे है जिसकी कि 23% है, तो ये कंडीशन मीट करती है। और जो टॉप 3 शेयर्स हैं उनकी मैक्सिमम जो परसेंटेज है 62% होनी चाहिए, जो कि इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो लगभग 60% आती है, तो ये कंडीशन भी मीट होती है। तो अगर किसी की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तो उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि एक कंपनी स्पेसिफिक इंडेक्स बन के ना रह जाए, पूरे पूरे जो सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करें। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो पहले तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन 20 कंपनी में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा। तो आपके पास ऑल्टरनेट है म्यूचुअल फंड या जो ईटीएफ होता है उसके द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप करना चाहते हैं इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज्यादा होती है, लेकिन आप आराम से करके लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको लगभग हर कंपनी का, हर म्यूचुअल फंड हाउस का आपको कोई ना कोई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड मिलेगा, इसमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। इसमें जैसे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का फंड है, एक बड़ा फंड कहा जा सकता है। इसमें कुछ बड़े फंड भी हैं, कुछ छोटे फंड भी है, तो आप जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्टिव थोड़े से ट्रेडर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आप ईटीएफ के माध्यम से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट में एक ही ईटीएफ है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेलेबल है, मिराई असेट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप एमएएफ एसईटीएफ के नाम से अपने जो आपका ब्रोकरेज या डीमेट अकाउंट है उसमें ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें जो कंपनीज है उनकी पी रेशो ऑन एन एवरेज 17.63 है, पी भी 3.38 है जो कि अच्छी कही जा सकती है। डिविडेंड यील्ड इनकी लगभग 0.86% है। और अगर मिराय असेट फंड की बात की जाए तो इसका जो ए असेट अंडर मैनेजमेंट है 145 करोड़ है, तो मीडियम लिक्विड ये ईटीएफ बोला जा सकता है। एक्सपेंस रेशो 0.12 है, हालांकि 0.1 या उससे कम हो तो बेटर समझी जाती है, लेकिन अभी क्योंकि छोटा फंड है तो अभी एक्सपेंस रेशो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर ये पॉपुलर होता है तो एक्सपेंस रेशो आपको कम होती हुई दिखेगी। ट्रैकिंग एरर 0.11%, थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, बट अगेन क्योंकि अभी ये छोटा फंड है तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये फंड पॉपुलर होगा तो आपको ये चीजें इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। और अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इसने पिछले 52 वीक्स में 21 रुपए का हाई टच किया है, 14 रुपए का लो टच किया है जो आज की क्लोजिंग है, या जब मैंने ये वीडियो के लिए स्क्रीनशॉट लिया तो 16 रुपए 47 पैसे पे चल रहा था। तो यानी कि अपने जो 52 वीक लो इसने जो थोड़े टाइम पहले टच किया था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो एक साल में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो एक साल से ही कंपनीज नहीं चली हैं। तो अगर आपको भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जैसा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंडेक्स बेस्ड फंड होते हैं, क्योंकि आपके फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो इसमें जब भी ये 52 वीक लो पे या अच्छा खासा इसमें करेक्शन आ जाए तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस हिसाब से जो इसका पीक है इस इंडेक्स का वो 19,007 और 800 बोल सकते हैं। लो इसका 14,860 है, आज की डेट में ये 16,366 पे चल रहा है, तो उस हिसाब से ये अपने लोएस्ट के ज्यादा क्लोज है।
अभी इसने कुछ टाइम पहले ही लोएस्ट लेवल को टच किया था, हालांकि जुलाई में जैसे इंडेक्स थोड़ा बढ़ा है तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि पिछले 1 साल से इसने कोई खास रिटर्न नहीं दी है, तो इन कंपनीज या इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इनमें भरोसा है तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।